Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 27 अप्रैल 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है वेटिकन सिटी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, सेंटर और स्टेट, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में जो पावर्स हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। आपने कई बार इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ पर सेंटर स्टेट्स के पास में अलग अलग पावर्स हैं और ये दोनों ही साथ में मिलकर काम भी करते हैं। लेकिन ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का सेंटर और स्टेट के बीच में, ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ऑप्शन बी बोलता है मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, या फिर ऑप्शन सी बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर ऑप्शन डी बोलता है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आपको पता है कि एनसीईआरटी ने रिसेंटली काफ़ी सारा रैशनलाइजेशन किया है, यानी कि अपना जो सिलेबस है उसको थोड़ा बहुत ट्रिम करने की कोशिश की है। उनका कहना यह है कि एनसीईआरटी के अंदर में कई सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिपीटेड हैं, या फिर कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, फैक्ट्स हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको हटाया जा रहा है, सिलेबस को थोड़ा सा कम किया गया है। आपने देखा रिसेंटली मुगल्स को यहाँ पर हटाया गया है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में एक और बहुत बड़ा चेंज किया है, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट्स हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए। इवन मैं आपको एक नंबर बताऊं तो 1800 साइंटिस्ट्स, कितने 1800 साइंटिस्ट ने अपनी नाराज़गी जताई है इस पर्टिकुलर स्टेप पर। तो एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से जो डार्विन की थ्योरी है, इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी, इसको यहाँ पर हटाने का फैसला किया है कि हम इस पूरी इवोल्यूशन थ्योरी को हटा देंगे। अब ये थ्योरी क्या है मैं आपको आगे थोड़ा बहुत समझाऊंगा इसके बारे में। उससे पहले आप देख सकते हो बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल है वो अभी यहाँ पर 2 दिनों से पब्लिश हो रहे हैं। जैसा आप देख पाओगे, साइंटिस्ट ऑब्जेक्ट एनसीईआरटी ऑन रिमूवल ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फिर उसके बाद में इंडिया टुडे का आर्टिकल है। ऐसे ढेरों आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हो चुके हैं और टीचर्स और एक्सपर्ट्स ये सब एनसीईआरटी से कह रहे हैं कि देखो जो डार्विन थ्योरी को हटाने का पूरा आपने वो फैसला लिया है ना, इसको वापस से ले लो। ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, क्योंकि डार्विन थ्योरी अपने आप में एक पॉपुलर थ्योरी है और ये जो थ्योरी है ना ये प्रूवन है। लगभग 150 साल हो चुके हैं इस थ्योरी को प्रूव हुए काफ़ी सारी स्टडीज़ के अंदर यहाँ पर इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इसको अब हटा देना एनसीईआरटी सिलेबस से, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो जो मुगल्स की हिस्ट्री थी, मुगल के काल के जो कई सारे प्रोविजंस हैं, कई सारे अलग अलग पार्ट्स थे, उनको यहाँ पर हटाने के बाद में अब एनसीईआरटी ने साइंस के सिलेबस से ये जो दुनिया की सबसे एक कह सकते हो कि महान वैज्ञानिक की एक थ्योरी है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है इवोल्यूशन थ्योरी, इसको भी यहाँ पर हटाने का फैसला लिया है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। 9वीं कक्षा 10वीं के छात्र को यहाँ पर यह पढ़ाया जाता है इस डार्विन थ्योरी के बारे में। अब बोला जा रहा है एनसीईआरटी ने जैसे यहाँ पर एक कदम उठाया है, इस बोर्ड के ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले से लगभग देश भर में जो 1800 साइंटिस्ट हैं, 1800 से ज़्यादा साइंटिस्ट, हमारे टीचर्स और भी काफ़ी सारे लोग एक्सपर्ट्स सब साथ में जुड़ चुके हैं। उनका कहना यह है कि एनसीईआरटी का जो ये फैसला है ये बिल्कुल गलत है। इसको एनसीईआरटी जितनी जल्दी वापस ले लेगा उतना सही रहेगा। इस पूरी थ्योरी को लेकर कई सारे इंस्टीट्यूशंस आए, कई सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने एक पूरा लेटर लिखा है, एक ओपन लेटर लिखा है यहाँ पर एनसीईआरटी को, और उसमें कहा है कि देखो
ये डार्विन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये बताती है कि कैसे यहाँ पर जो इंसान है वो धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए हैं, कैसे बने हैं। तो इसका महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको डार्विन की थ्योरी का जो ज्ञान देना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अब एक क्वेश्चन मतलब लास्टली यही निकल कर आता है कि डार्विन की थ्योरी ये है क्या, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है। आओ इसको समझते हैं। आपने इस प्रकार की कई सारी इमेजेस देखी होंगी। बोला जाता है हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर थे, है ना, और यही जो है थ्योरी जो है, इसी को हम लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं, यही डार्विन की थ्योरी है। ठीक है, और इन्होंने आज से मतलब कई साल पहले जो है एक बुक लिखी थी, उसी बुक के अंदर में इसके बारे में काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई थी। तो चार्ल्स डार्विन की एक किताब थी, कौन सी किताब थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये बेसिकली इनकी एक किताब थी जो कि 1859 में पूरी तरह से पब्लिश हो चुकी थी, और इसी किताब के अंदर में इस इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में मेंशन किया गया था। इवन यहाँ पर इस पूरी थ्योरी का एक चैप्टर था वहाँ पे। और डार्विन यहाँ पे इस थ्योरी में बोलते हैं कि हम सभी के जो पूर्वज हैं वो एक हैं। उनकी थ्योरी थी कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन कुछ बंदर अलग जगह अलग तरह से रहने लगे, और इस कारण धीरे धीरे जो भी ज़रूरत थी ना, उन्हीं के अनुसार उनमें बदलाव आने शुरू हो गए, और उनमें जो आए बदलाव हैं वो उनकी आगे की पीढ़ी में दिखने लगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये धीरे धीरे करके जो ये इवोल्यूशन है वो होता चला गया। उन्होंने अपनी थ्योरी में समझाया है कि ओरेंगुटन यानी कि ओरेंगुटेन बेसिकली यहाँ पर ये वाली स्पीशी आपको नज़र आती है, बंदरों की ही एक प्रजाति है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि इसका जो एक बेटा है, इस बंदर की स्पीशीज का जो एक बेटा है वो पेड़ पर, तो दूसरा यहाँ पर ज़मीन पर रहने लगा। और ज़मीन पर रहने वाला जो बेटा था ना, उसने धीरे धीरे यहाँ पे अपना आप को ज़िंदा रखना शुरू किया। ज़िंदा रखने के लिए नई नई जो कलाएँ हैं वो सीखनी स्टार्ट कर दी। उसने यहाँ पर खड़ा होना सीखा, दो पैरों पर चलना सीखा, दो हाथों का उपयोग करना सीखा, पेट भरने के लिए शिकार करना सीखा, खेती करना सीखा। इस तरह यहाँ पर जो ये ओरेंगुटन है, इसका एक बेटा जो है बंदर से इंसान बन गया। हालांकि जैसे मूवी में दिखाया जाता है ना कि ये 1-2 साल में ही बदलाव हो जाता है, मतलब कुछ सेकंड में, ऐसा कुछ नहीं है। ये बदलाव 1-2 सालों का नहीं था, बल्कि इस पूरे बदलाव में यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर ये जो बंदर है इसके अंदर बदलाव आया है, इसमें करोड़ों साल लग गए। और इस थ्योरी की वजह से उन्हें यहाँ पे यानी कि चार्ल्स डार्विन को दुनिया भर में जाना जाता है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में समझ गए होंगे। तो ये है चार्ल्स डार्विन। 12 जनवरी 1809 में इंग्लैंड में चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी कौन सी किताब लिखी थी वो सब बता दिया हूँ, है ना। वहाँ पर मतलब एक पूरा चैप्टर है वो आपको पता चल चुका है। और 1859 में वैसे इनकी किताब पब्लिश हुई थी, जहाँ पर ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि हमारे पूर्वज बंदर थे। क्लियर हो गया। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या बात की जा रही है, इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। देखो अभी क्या है ना, जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। भले यहाँ पे कोर्ट ने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ये लगातार प्रेशर फेस कर रहे हैं अपने कंटेंट के ऊपर में। ये OTT प्लेटफॉर्म्स में जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, आल्ट बालाजी हो गया, ये सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। इनकी फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे कई सारी जो वेब सीरीज़ वगैरह हैं वो लॉन्च होती रहती हैं। ठीक है, अब हुआ यहाँ पर यह है कि हमने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस को लॉन्च किया। IT रूल्स आए हमारे, है ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आए, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करे गए। तो उसके बेसिस पर हमने कोशिश की है कि हम क्या कर सकें, इन OTT प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। तो अभी रिसेंटली INB मिनिस्ट्री ने ना क्या किया है, 2 एडवाइजरीज़ को जारी किया है। एक एडवाइजरी फरवरी 2022 में जारी की गई थी, और अभी एक एडवाइजरी 24 मार्च 2023 में जारी की गई थी। फरवरी 2022 में यानी पिछले साल बोला गया था कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको इंश्योर करना होगा कि जो भी इनका ग्रीवेंस ऑफिसर बैठेगा, यानी कि मान लो ये OTT प्लेटफॉर्म्स है, इसके ऊपर कई सारा जो कंटेंट है ना वो सही कंटेंट नहीं डलता है ना, उन कंटेंट के अंदर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। अब होता यहाँ पर यह है, इन प्लेटफॉर्म से बोला गया कि तुम अपना एक ग्रीवेंस ऑफिसर बैठाओगे। ग्रीवेंस ऑफिसर मतलब अगर किसी व्यक्ति को इन प्लेटफॉर्म से कोई परेशानी है तो क्या करेगा, वो उस ग्रीवेंस ऑफिसर के पास में वो कंप्लेंट कर देगा कि भाई आपके प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ गलत हो रही है। तो पिछले साल फरवरी 2022 में बोला गया था कि जो भी प्लेटफॉर्म अपना ग्रीवेंस ऑफिसर रखेगा ना, उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं
वो सब डिटेल्स आपको पब्लिकली अवेलेबल करवाना होगा अपनी वेबसाइट पर, ताकि हर एक व्यक्ति आराम से उस ग्रीवांस ऑफिसर तक पहुंच सके और अपनी कंप्लेंट को यहाँ पे दर्ज करवा सके। फिर उसके बाद में इसी प्रकार से 24 मार्च 2023 में एक काम किया गया था। तो 24 मार्च 2023 में एक दूसरी गाइडलाइन जारी की गई थी और इसमें बोला गया था कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इनको यहाँ पे हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं प्लेटफॉर्म से एक प्रिकॉशन लेकर चलें और इंश्योर करें कि जो भी फिल्म्स इन प्लेटफॉर्म पर हैं या वेब सीरीज़ हैं वो कहीं ना कहीं एथिक्स की जो भी यहाँ पर लिमिट है उसको क्रॉस ना कर जाएं। यानी कि जो भी कंटेंट यहाँ पर दिखाया जाए वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसे वेब सीरीज़ के अंदर में। तो जो भी यहाँ पर दिखाया जाए इंश्योर करो कि बिल्कुल वो ठीक ठाक हो। ज़्यादा यहाँ पर कहने का मतलब है जो भी कंटेंट हो वो यहाँ पर एथिक्स की लिमिट को क्रॉस ना करे। अब होता यहाँ पर यह है कि जो हाई कोर्ट है वो इसके ऊपर थोड़ा रोक लगा देता है। हाई कोर्ट क्या बोलता है कि जो ये आईटी रूल्स के प्रोविजंस जो ये नियम है इसके ऊपर हम थोड़े टाइम के लिए रोक लगा रहे हैं। तो वही बोला गया कि रोक लगाने के बाद भी कोर्ट ने हालांकि रोक लगा दिया है, उसके बावजूद भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बहुत सारा प्रेशर फेस करना पड़ रहा है अपने कंटेंट के ऊपर में। बार बार इनसे बोला जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं 2021 वाले, फटाफट उनको फॉलो करो। और इन रूल्स के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इन बॉडीज़ के ऊपर या फिर कह सकते हो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लग जाते हैं। तो उसी के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है। अगेन यहाँ पर कुछ खास ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। आईटी रूल्स के बारे में आपको पता ही है, आईटी रूल्स क्या बोलते हैं, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं कोई गलत एक्टिविटीज़ ना हो, है ना, उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की काम करते हैं। ना अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर एक छोटा सा पिक्चर आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा। एक नोबेल प्राइज़ के बारे में बात की जा रही है। इसको बोला जाता है नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया, एशिया का नोबेल प्राइज़। इसका जो नाम है वो है रामन मैग्सेसे अवार्ड। ये काफ़ी चर्चा में रहता है, पिछले साल भी चर्चा में था, 2021 में काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हुई थी। और मैं आपको बता दूं कई सारे एग्जामिनेशन में जो है वनडे एग्जामिनेशन में इसको लेकर ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। तो अभी यहाँ पर आप लोग ये जो पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है कि जो दलाई लामा है यहाँ पर बैठे हैं वो अभी ये 1959 का जो रामन मैग्सेसे अवार्ड है, रामन मैग्सेसे अवार्ड, इस अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं। और कह सकते हो इस अवार्ड फाउंडेशन की साइड से यहाँ पर एक पर्सन आई हैं, वो यहाँ पर इनको ये अवार्ड दे रही हैं। और ये अवार्ड कहाँ पे दिया जा रहा है? यहाँ पे दलाई लामा जी के घर पर ही, उनके रेजिडेंस यानी धर्मशाला में ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। तो कल का यहाँ पर ये पूरा पिक्चर है। इस वजह से आपने करना क्या होगा, एग्ज़ाम के लिए इस अवार्ड के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए ये अवार्ड क्या है और ये किसको दिया जाता है, प्लस इसको कुछ टाइटल अलग से दिया गया है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो रामन मैग्सेसे अवार्ड, रामन मैग्सेसे अवार्ड को बनाया गया था 1957 में और कह सकते हो इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है। एक तो होता है नोबेल प्राइज़ वर्ल्ड का, लेकिन इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ के तौर पर हम लोग देखते हैं। एक हाईएस्ट ऑनर की कैटेगरी में यहाँ पर यह आता है, यानी कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा सम्मानित करने के लिए, यहाँ पर सम्मान देने के लिए जो अवार्ड है वो दिया जाता है। और ये जो नाम है इसका रामन मैग्सेसे, ये कैसे पड़ा? ये एक व्यक्ति के ऊपर पड़ा है। एक व्यक्ति का नाम था रामन मैग्सेसे, जो कि फिलीपींस के, ध्यान रखना, फिलीपींस के तीसरे प्रेसिडेंट हैं। तो फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे ना, इन्हीं के नाम के ऊपर इस अवार्ड को नाम रखा गया है। ये अवार्ड क्या करता है? ये अवार्ड का मेन काम है कि किसी व्यक्ति को यहाँ पे ऑनर करना, ठीक है। और इस अवार्ड में ऐसा नहीं है कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर रेस का हो, कोई एक जेंडर का हो, इसी जेंडर को दिया जाएगा या इसी देश के लोगों को दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी रेस, क्रीड, जेंडर, नेशनलिटी, कोई भी यहाँ पर नेशनलिटी हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी क्रीड हो, कोई भी रेस हो, सभी लोगों को यहाँ पर यह अवार्ड जो है वो दिया जा सकता है। जो भी बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, पब्लिक के लिए काफ़ी हेल्प करेगा और पब्लिक के लिए खासकर एक सपोर्टिव पर्सन बनेगा जिसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है लाइफ के अंदर में, और ये सब काम उसने फेमस होने के लिए नहीं किया है। खासकर उन्हीं लोगों को यहाँ पर जो अवार्ड है वो दिया जाता है। 2009 तक क्या होता था, ये जो रामन मैग्सेसे अवार्ड्स हैं इनको 5 कैटेगरीज़ में बांट दिया गया था। 2009 तक ये 5 कैटेगरीज़ में दिए जाते थे: गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, फिर उसके बाद में पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इस प्रकार की कई सारी कैटेगरीज हुआ करती थी और इन कैटेगरीज़ में जो बेस्ट होता था उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिए जाते थे। ये काम 2009 तक हुआ करता था, लेकिन 2009 के बाद में जो ये रामन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन है, ये इन्होंने यहाँ पर पूरे साल का एक व्यक्ति यहाँ पर सेलेक्ट करना स्टार्ट किया कि जो भी व्यक्ति एक एमरजेंट लीडरशिप की तौर पर निकल कर आएगा, है ना, एक लीडर बनकर निकल कर आएगा, उसी को हम लोग यहाँ पर ये अवार्ड देंगे। और जो भी अवार्डीज़ होता है, यानी कि जिसको ये अवार्ड मिलता है, उनको एक जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है। उस मेडल के ऊपर में रामन मैग्सेसे का जो पिक्चर है वो बना हुआ है। जैसे नोबेल पीस प्राइज़ होता है ना, वहाँ पर आप कह सकते हो ऐसा गोल सा
कॉइन नज़र आता है, उसके ऊपर यहाँ पे पिक्चर बना हुआ था उनका। तो वैसे ही बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर ये रामन मैग्सेसे अवार्ड है। गोल सा कॉइन रहेगा, है ना, गोल सा मेडल रहेगा जिसके ऊपर रामन मैग्सेसे का जो पिक्चर है वो बना रहेगा। कुछ कैश प्राइज़ भी यहाँ पर दिया जाता है और इस अवार्ड को हम दुनिया में कह सकते हो नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाए इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। ये वो अवार्ड है रामन मैग्सेसे अवार्ड, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये नाम लिखा हुआ है और ये यहाँ पर फिलीपींस के तीसरे प्रेसिडेंट का पिक्चर है। और ये जो पूरा का पूरा इवेंट है फिलीपींस में ही होता है और फिलीपींस के अंदर भी यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है। वैसे ये अवार्ड इनको बहुत पहले मिल चुका था बट अब यहाँ पर इन्होंने रिसीव किया है। ऐसा नहीं कि इस साल का ये अवार्ड इनको मिला है, ये 1959 में इनको अवार्ड दे दिया गया था। अब इनके बिहाफ में जो इनके ब्रदर थे गायलो थोंडन, उन्होंने यहाँ पर इस अवार्ड को रिसीव किया था फिलीपींस में, क्योंकि जनरली ये अवार्ड जो है फिलीपींस के अंदर ही दिए जाते हैं अगस्त के महीने में। ठीक है, बट हुआ क्या कि उस समय पर ये अवार्ड रिसीव नहीं कर पाए थे, तो फिलहाल यहाँ पर ये जो अवार्ड है इस फाउंडेशन की एक मेंबर हैं वो लेकर आई हैं और इनके घर पर आकर यहाँ पे अवार्ड दिया है। इस वजह से लिखा होगा कि इसमें मतलब ये कोई देरी वाली बात भी नहीं है, कोई ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है ये अवार्ड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवार्ड बहुत पहले दे दिया गया था बट वो अवार्ड अब इन्होंने जाकर रिसीव किया है। ऐसा नहीं कि इस साल का ये रामन मैग्सेसे है, इस चीज़ को ध्यान मत रखना। लेकिन इस अवार्ड के बारे में जो फैक्चुअल डेटा है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में लिंक कर पाओगे। और देखो पॉसिबिलिटी है ना कि इस आर्टिकल से खासकर मेंस के अंदर क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ये चर्चा में बहुत ज़्यादा है। अब हो क्या रही है बात, हम लोग पहले इसको समझते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ना अभी मीटिंग होने वाली है जुलाई के मंथ में, सॉरी जून के महीने में। जून के महीने में एक मीटिंग होगी जहाँ पे देखा जाएगा कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई बदलाव की ज़रूरत है, क्या हम इसके अंदर कोई चेंज कर सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर UNSC को और बेहतर कर दिया जाए, है ना। अब UNSC को मतलब इसको बेहतर करने के लिए मीटिंग वगैरह होगी जून में। उसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन की ही एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। UN के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन यहाँ पर उसका ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, इसके अलावा 5 और कौन कौन से ऑर्गन है, फटाफट उनके नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब बात यहाँ पर ये की जाती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में टोटल 15 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने? टोटल 15 मेंबर्स। और इन 15 मेंबर्स में से आपको देखने को मिलेंगे कि जो 5 हैं ना वो तो हैं परमानेंट मेंबर और 10 यहाँ पे आ जाते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। 5 परमानेंट मेंबर मतलब यहाँ पर ये परमानेंटली रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये चेंज होते रहेंगे, हर 2 साल में यहाँ पर इनका चेंज हो जाएगा, है ना। कोई दूसरा कंट्री हर 2 साल बाद यहाँ पर कह सकते हो बदल सकता है। तो इंडिया भी लंबे समय तक यहाँ पर इसका नॉन परमानेंट मेंबर रहा था, बट अब यहाँ पर इसका नॉन परमानेंट मेंबर भारत नहीं है, ध्यान रखना है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब बोला ये जाता है कि ये UNSC ना बहुत सारी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दुनिया भर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो UNSC के अंदर जाते हैं, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है ना। UNSC फिर अपनी राय रखता है। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर आपको समझ में आई। दोस्तों, इसके अंदर में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ना UNSC में, वो कौन कौन से हैं? US, रशिया, फ्रांस, चाइना, UK, ये इसके यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, हर 2 साल में बदलते रहते हैं। UPSC ने प्रीलिम्स में डायरेक्टली सवाल पूछ लिया था कि UNSC के जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये कितने साल में इनका इलेक्शन होता है, तो हर 2 साल में यहाँ पर इलेक्शन होता है इनका। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आती है कि ये जो UNSC है इसके अंदर बार बार बदलाव करना क्या है। बार बार बदलाव करने को लेकर मीटिंग तो की जाती है, लेकिन वो बदलाव को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, लागू नहीं किया जाता। और इंडिया इस चीज़ के ऊपर अब की बार काफ़ी गुस्सा भी हुआ है कि हम बहुत लंबे समय से रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं कि UNSC के अंदर कुछ ना कुछ चेंज किया जाए, लेकिन अभी तक कोई चेंज नहीं किया। तो इंडिया की कोई मांग है क्या? हाँ, भारत ने अपनी तरफ से एक मांग की है कि देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपने 5 परमानेंट मेंबर्स को रखा है, इन परमानेंट मेंबर की सीट को बढ़ा दिया जाए और इस परमानेंट मेंबर के अंदर में इंडिया को भी एक परमानेंट मेंबर बनाया जाए। क्योंकि भारत भी आप देखोगे दुनिया भर में अब तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरे दुनिया में। तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए इस परमानेंट मेंबर में। जो आज के समय पर ये रशिया, UK, चाइना,
यूएस, ये सारी जो कंट्रीज़ है ना, ये अपने हिसाब से काम कर रही हैं सारा है। कोई भी मैटर होता है अपने हिसाब से यहाँ पर ये सब कुछ चला रही हैं। इंडिया को भी चाहिए यहाँ पर अपना एक जो पोजीशन है हम होल्ड करके रखें, हम भी अपने इंटरेस्ट में काम करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की मांग यहाँ पर की गई है। अब और मैं आपको डिटेल से लेकर चलता हूँ कि इंडिया और क्या बोलता है। सबसे पहली चीज़, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपने यही देखना है, इसमें मैंने आपको बता दिया 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। बोला यह जाता है यूएनएससी वैसे तो एक बहुत बड़ी बॉडी है, लेकिन जब इसमें आप 5 परमानेंट मेंबर को देखोगे ना, तो आप वर्ल्ड मैप को उठाकर देखो। वर्ल्ड मैप को जब उठाकर देखोगे तो वो 5 के 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो नॉर्थ साइड से आते हैं, ऊपर वाले हैं। तो क्या दुनिया का सदर्न साइड को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए? दुनिया का जो सदर्न साइड है, यानी कि इधर साउथ अमेरिका हो गया है ना, इधर यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, इधर यहाँ पर साउथ एशिया हो गया, तो क्या इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए? यहाँ पर साउथ एशिया में इंडिया भी आ जाता है, तो कुछ कंट्रीज़ को यहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन मिले, कुछ अफ्रीकन कंट्री को रिप्रेजेंटेशन मिले, साउथ अमेरिका से भी कुछ कंट्री को रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, आपने नॉर्थ कंट्रीज़ को इंक्लूड कर लिया है, साउथ को लगाना यहाँ पर भूल चुके हो यूएनएससी के अंदर में। तो 5 परमानेंट मेंबर्स की जो सीटें हैं वो बढ़ा देनी चाहिए, ये बेसिकली सबसे पहली मांग है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट बोलता है, वाई इज़ इंडिया डिमांडिंग द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएनएससी। भारत क्यों यहाँ पर इसकी मांग कर रहा है कि हमें परमानेंट सीट चाहिए। देखो, अगर हम बात करें पिछले 40 साल पहले की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो फॉर्मेशन है ना, जैसे यूएनएससी बना उसके फर्स्ट 40 ईयर्स में, पहले स्टार्टिंग के 40 सालों में इंडिया ने कभी भी यहाँ पर स्टार्टिंग में मांग की ही नहीं है। ऐसा नहीं भारत शुरू से ही मांग कर रहा है कि नहीं हमें भी परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, ऐसा है ही नहीं। हम लोगों ने बहुत मतलब कुछ ही साल हुए हैं, कुछ साल पहले से यहाँ पे मांग करनी स्टार्ट की कि हमें भी एक परमानेंट मेंबरशिप दे दो इस काउंसिल के अंदर में, क्योंकि इंडिया उस पोजीशन को डिज़र्व करता है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर उस परमानेंट सीट को डिज़र्व करता है। कैसे? भारत की इकोनॉमी का साइज़ देखो, एक बहुत बड़ा साइज़ है, पॉपुलेशन का साइज़ देखो, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम सबसे ज़्यादा इस पूरे दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। तो इंडिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेयर है, पूरे एशिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो भारत को एक रिप्रेजेंटेशन देना यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप में बनता है, लेकिन ऐसा यूएनएससी ने नहीं किया। तो उसी के बारे में चर्चा की गई है, इस वजह से हमें भी एक परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। तो ये तो हो गई यहाँ पर लॉजिकल वे में थिंकिंग कि हाँ क्यों चाहिए। अब बात यहाँ पर यह है कि हमारी ज़रूरत भी है। ज़रूरत क्यों है इसको समझते हैं। क्योंकि जो यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास में वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब समझ रहे हो? वीटो पावर का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि टोटल इसमें जो 15 मेंबर्स हैं ना, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। सपोज़ यहाँ पर कोई डिसीजन आता है, कोई मैटर आता है यूएनएससी के अंदर में, उसके ऊपर ये 15 कंट्रीज़ मिलकर अपनी जो सुनवाई है वो करती हैं, वोटिंग देती हैं, और वोटिंग देने के बाद में सपोज़ यहाँ पर वो जो मैटर है वो भी पास हो रहा होता है, लेकिन इन 5 परमानेंट मेंबर में से कोई भी एक मेंबर निकल कर आ जाए और वो वीटो का यूज़ कर ले, अपनी वीटो पावर का यूज़ कर ले, तो उस रेजोल्यूशन को वहीं पर रोक दिया जाएगा, उस ऑर्डर को वहाँ से पास नहीं होने दिया जाएगा। तो ये पावर केवल इन 5 वाली कंट्रीज़ के पास में है। और हो क्या रहा है ना, ये पांचों कंट्रीज़ इन पावर्स का यूज़ अपने हित में करी जा रही हैं लगातार। एग्जाम्पल दिया है भारत ने, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना का, चाइना और पाकिस्तान का। अरे पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी हैं जिनका मुद्दा हम यूएनएससी के अंदर में उठाते हैं। हम कहते हैं कि इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बेस, मतलब यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर दो, इसको इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवादी घोषित कर दो। भारत कोशिश करता है, दूसरे कंट्रीज़ कोशिश करते हैं। तो जब यूएनएससी के अंदर में मामला जाता है, वोटिंग होती है, चाइना बीच में आ जाता है, चाइना वीटो यूज़ कर लेता है, वीटो पावर यूज़ करके उस मामले को वहीं पे रोक देता है। अब वीटो यूज़ कर लिया तो कोई कुछ कर नहीं सकता, बाकी 14 मेंबर्स का वोट देना न देना सब बराबर ही है, बेकार ही है। तो वही एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया कि एक देश और अपने पड़ोसी देश अपने दोस्तों की यहाँ पर हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है यूएनएससी के अंदर में, और कुछ नहीं। जो काम होना चाहिए था, अगर एक आतंकवादी है पाकिस्तान का, उसको यहाँ पर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करना था तो कर देना चाहिए था, लेकिन चाइना बीच में आकर यहाँ पे उस मैटर को रोक देता है। और ऐसी हरकत अभी से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। यूएसएसआर ने जब उस समय पर, यानी जैसे आज के समय पर रशिया है ना, वो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसमें और कई सारे देश इंक्लूडेड हुआ करते थे। तो यूएसएसआर ने कई बार यहाँ पर अपने फेवर में कह सकते हो जो रिजोल्यूशन उसको रोक दिया है, पास होने से रोक दिया है, अपने अगेंस्ट में यहाँ पर कुछ भी होने नहीं दिया है। तो वही एग्जैक्टली चल रहा है। भारत भी चाहता है यहाँ पर अपना एक इम्पोर्टेंस को बढ़ाना, है ना। हम लोग भी यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है काफ़ी बढ़ेगी, ग्लोबल पावर की तरह हम बन कर आएंगे अगर हम यहाँ पे हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है।
और देखो, ये समय ज़्यादा दूर नहीं है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलेगी। पॉसिबिलिटी है कि भारत को यहाँ पर ये परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है, क्योंकि कई सारे क्राइटेरिया हैं जो कि इंडिया फुलफ़िल करता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दुनिया भर से मिल रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया को ये परमानेंट मेंबरशिप जल्दी मिल सकती है। इसके बारे में आगे देखेंगे एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी यूएनएससी के बारे में जो बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं। तो ये पूरा मैटर क्या था मैं आपको समझा चुका हूँ। ये P5 कंट्रीज़ मतलब परमानेंट 5 कंट्रीज़, वो परमानेंट 5 आप समझ गए होंगे वो कौन सी 5 देश हैं। ये मैंने चाइना वाला मैटर बता दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन कम है, नॉर्थ से ज़्यादा है, वो मैंने आपको समझा दिया है ना। वीटो पावर के बारे में आपको समझा दिया। सारे एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पर कवर कर दिए कि कई बार यहाँ पर वीटो पावर यूज़ कर ली जाती है इन सभी कंट्रीज़ के थ्रू। ना दोस्तों, आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज पर एक बहुत काम का आर्टिकल हमें मिला है, वो है ये वाला। ये आर्टिकल बहुत काम का है। आने वाले समय पर देखना चाहे या तो जो हमारा डेटा पॉइंट होता है ना द हिंदू का, वहाँ पे ये आर्टिकल आएगा, या फिर एडिटोरियल के अंदर इसके बारे में बिल्कुल चर्चा होगी, 100% चर्चा होगी आने वाले समय में। बात की जा रही है पेटेंट फाइलिंग्स की। नैस्कॉम की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने यहाँ पर यह बताया है कि इंडिया में जो पेटेंट फाइलिंग है वो 13.6% से बढ़ती हुई नज़र आई है साल 2022 के अंदर में। अब ये मैटर क्या है इसको समझते हैं। अब इसको समझने से पहले आपको समझना होगा पेटेंट क्या होता है, तभी आप पेटेंट फाइलिंग्स को समझ पाओगे, तभी मैटर समझ में आएगा कि हाँ ये पेटेंट बढ़े हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। होता यह है कि सपोज़ यहाँ पे मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। आप हो यहाँ पर, आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया ए, और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आपने सामान बनाया है ए नाम का, ये सामान बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि अल्टीमेट लेवल का है, कोई दूसरा यहाँ पे सोच भी नहीं सकता है इसको बनाने का। आपने जो है इसको बना लिया है, एक नया इन्वेंशन, एक नया आविष्कार आपने कर लिया है। अब होगा क्या, दूसरा सामने कोई व्यक्ति आता है और आने के बाद में क्या करेगा, वो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेगा और उसने यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट बना लिया अपने पास में, और आपसे पहले वो ज़्यादा फेमस था, आपसे ज़्यादा फेमस वो था, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी यहाँ पर कंट्री के अंदर में, है ना। लोग यहाँ पर उसको मान रहे थे, उसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा थी। तो वो क्या हो गया, उसने यहाँ पे अपना इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया आगे, और उसने क्या दिखाया कि ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने बनाया है। ये किसके हाथ का है, मेरे हाथ का है, लेकिन ये पूरी मेहनत किसकी है, ये पूरी मेहनत आपकी है। तो क्या आगे यानी कि दोबारा से आप ये काम कर पाओगे, दोबारा हिम्मत जुटा पाओगे इस प्रकार का? आपने जो 10 साल लगा कर, 15 साल लगा कर, मेहनत लगा के, सारे काम छोड़कर, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़कर पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दिया, दूसरा व्यक्ति कॉपी करके उसका क्रेडिट दूसरा व्यक्ति ले गया, तो क्या आप चाहोगे कि दोबारा मैं यहाँ पर ये काम करूँ, दोबारा एक नया इनोवेशन करूँ? दोबारा कर भी लिया तो दोबारा ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया, पेटेंट नाम की चीज़ लेकर आई गई, कॉपीराइट नाम की चीज़ लेकर आई गई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम इसी को बोलते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे आपने कोई नया इन्वेंशन किया है, आपकी कोई, मान लो सपोज़ आपने कोई किताब लिखी है, और आज के समय पर आपकी किताब वो कोई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता है, कॉपी करके बेच नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप उस पर कॉपीराइट्स ले लेते हो। कॉपीराइट्स लेने का मतलब यह है कि आपकी परमिशन के बिना वो उसकी किताब की दूसरी कॉपी छपेगी भी नहीं, और अगर छपेगी तो आप उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकते हो। तो ऐसा यहाँ पे कोई करता भी नहीं, क्योंकि वो कॉपीराइट का वॉयलेशन हो जाता है। समझ गए? ऐसे यहाँ पर पेटेंट में होता है। तो पेटेंट में होता है यहाँ पर क्या है कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वहाँ पे जाकर आप उसके ऊपर पेटेंट फाइलिंग करवा लोगे, उसके ऊपर यहाँ पे पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करवा लोगे। आपने उसके ऊपर एक पेटेंट ले लिया है। पेटेंट लेने का मतलब है कोई दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी नहीं कर सकता, ना उसको देखकर बना सकता है। अगर ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकते हो। इससे क्या हुआ, जो आपने प्रोडक्ट बनाया था उसको एक प्रोटेक्शन मिल गई, उसको यहाँ पर आपका नाम मिल गया कि हाँ ये आपने ही बनाया, आपके नाम पे पेटेंट है इस वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। अब क्या होगा, इससे यहाँ पे आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार इस चीज़ से मेरी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ी है, और इनोवेशंस होंगे, और यहाँ पर आप बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे आगे। तो पेटेंट फाइलिंग क्या होती है समझ गए ना। पेटेंट फाइलिंग यानी कि आपके सामान का जो पायरेसी है उसको रोकने, उसको होने से रोक रहा है, ठीक है, कॉपीड होने से यहाँ पर रोक रहा है, बचा रहा है। पेटेंट खासकर मेडिसिन के अंदर आपने देखा होगा बहुत बार होता है। खैर मेडिसिन का पेटेंट एक बार एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर होने के बाद में फटाफट उनको कॉपी भी कर लिया जाता है। जब वो कॉपी कर लेते हैं तो उसको जेनरिक मेडिसिन उसी को बोलते हैं, है ना। विदेशों में कई रिसर्च की जाती हैं, उसके बाद दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उनके ऊपर वो कंपनी पेटेंट ले लेती है 10-20 साल का, और वो खूब यहाँ पर दबा कर वो दवाइयाँ बेचती हैं, क्योंकि उनके अलावा वो दवाई कोई दूसरा बना नहीं सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता। खूब पैसा कमाती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी दवाई बेच कर वो जितना रिसर्च में पैसे लगाया था सब वसूल लेती हैं। फिर उसके बाद में पेटेंट उनका एक्सपायर हो जाता है कुछ साल बाद। एक्सपायर होने के बाद में क्या हो गया, अब आप कॉपी कर सकते हो।
अब क्या होता है, इंडिया उसी प्रकार की दवाई के अंदर में कुछ सॉल्ट वगैरह चेंज करके कॉपी करके जेनरिक मेडिसिन बना देता है। वो जेनरिक मेडिसिन बहुत सस्ती होती हैं, क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, उसके ऊपर यहाँ पे कोई रिसर्च वगैरह नहीं लगी है। वो सिंपल वो टेस्टिंग दवाई थी, काम कर रही थी, कई सालों से यहाँ पर यूज़ हो रही थी, बेहतरीन रिजल्ट था, हमने उसको कॉपी करके बना दिया। लेकिन जब तक पेटेंट था उसके पास में, तब तक कुछ नहीं कराया जा सकता था। ध्यान रखना, जब तक पेटेंट था तब तक यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे, कोई भी यहाँ पर कॉपीड वगैरह नहीं किया जा सकता था। उसी को हम लोग बोलते हैं पेटेंट फाइलिंग्स। अब इंडिया के अंदर में जो पेटेंट फाइलिंग्स हैं साल 2022 में 13.6% से बढ़ती हुई नज़र आई हैं। ठीक है, तो साल 2022 की बात कर रहे हैं, पिछले साल की। अभी 2023 का डेटा नहीं आया, 2023 का डेटा अगले साल आएगा। ये खुद यहाँ पे नेस्कॉम की रिपोर्ट ने मेंशन किया है। 2021 में अगर हम बात करें तो 2021 में ये 41.6% के आसपास पेटेंट फाइलिंग्स की गई थी। 2022 में ये 44.4% हो गई, यानी कि 2021 के कंपैरिजन में भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ 2022 में देखने को मिली है। बोला ये जा रहा है कि साल 2010 से लेकर साल 2022 के बीच में अगर देखोगे तो बहुत सारे पेटेंट्स फाइल करे गए हैं। लगभग 5,84,000 के आसपास पेटेंट्स फाइल करे गए हैं भारत में, जिसमें से 2,66,000 के आसपास जो पेटेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर से हैं। 1,60,000 जो पेटेंट्स हैं वो हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, इनसे संबंधित यहाँ पर वो सारे के सारे पेटेंट्स फाइल करवाए गए हैं। प्लस बचे कुछ और पेटेंट्स जो हैं वो 5G और 6G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। 5G 6G टेक्नोलॉजी से संबंधित बाकी सारे पेटेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि भारत के अंदर डेफिनेटली पिछले साल ग्रोथ हुई है, लेकिन ग्रोथ उस लेवल पर नहीं हुई है जिस लेवल पर बाकी सारे कंट्रीज़ में हो रही है। चाइना, अमेरिका पेटेंट फाइलिंग में बहुत आगे हैं, बहुत सारे वहाँ पे इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं और वहाँ पे काम भी जल्दी जल्दी हो रहा है। अब आप कहोगे आविष्कार तो भारत में भी बहुत हो रहे हैं। देखो हाँ, ये सही बात है, बहुत सारे इनोवेशन लोग करवाते हैं। अब वो अगर पेटेंट फाइल करवाने के लिए जाते हैं ना पेटेंट ऑफिस के अंदर में, तो वहाँ पे बहुत समय लग जाता है। बहुत समय लगने की वजह से यहाँ पर लोग अपना जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं पेटेंट के अंदर में, उसके ऊपर पेटेंट नहीं ले पा रहे हैं समय लगने की वजह से। तो थोड़ा बहुत हमारा मैनेजमेंट का इशू भी हमारे देश में, वो मैनेजमेंट का इशू क्या है आओ मैं आपको वही समझाने वाला हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर में जो ये पेटेंट ऑफिसेस हैं इनका स्टेटस क्या है। दोस्तों ये वाला पिक्चर देखो, पता है इस पिक्चर को काफ़ी समय हो चुका है, ये द हिंदू के अंदर ही आया था और बहुत बेहतरीन पिक्चर है। पिछले साल शायद मुझे लगता है अक्टूबर में आया था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सा यहाँ पर ये इमेज था, मैंने सेव करके रखा था, मुझे पता था आगे काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हुई इसको देख के कि हाँ यार काम में आया है आज। ठीक है, चलो अब समझते हैं क्या है। बोला ये जा रहा है कि इंडिया के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं पेटेंट्स की, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सामान के ऊपर पेटेंट लेने तो जाते हैं, लेकिन उनको लंबे समय तक वेट करना पड़ जाता है। और जब देखते हैं कि यार वेटिंग हो रहा है, तो उसके बाद अपने आप को विड्रॉ कर लेते हो, कहता है मैं ले नहीं रहा यार इसके ऊपर पेटेंट। फिर आगे ना फिर वो दोबारा कोई दूसरा काम करते नहीं है, दूसरा यहाँ पर इनोवेशन करने से रुक ही जाते हैं, क्या सोचते हैं यार पेटेंट लेने में इतना समय लग रहा है, कौन ही करेगा ये काम। तो इस चक्कर में यहाँ पर इनोवेशंस रुक से जाते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर इंडिया में नज़र आ रही है, जबकि यूएस और चाइना में ऐसा नहीं है। यूएस और चाइना में ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब यहाँ पे ना इन्होंने अलग अलग चार्ट दिखाए हैं। सबसे पहला चार्ट यहाँ पर क्या डिपिक्ट करता है मैं आपको ये बताता हूँ। पहला चार्ट बोलता है फाइलिंग इन इंडिया एंड अब्रोड, यानी कि साल 2000 से लेकर साल 2020 के बीच में जो इंडियन ओरिजिन एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि भारत के जो लोग हैं जिन्होंने पेटेंट को फाइल किया है, वो लगभग 1.9 लाख के आसपास पेटेंट्स आपको भारत में फाइल होते हुए नजर आए हैं। और 1.4 लाख भारत से बाहर हम लोगों ने जो पेटेंट्स वो फाइल करे हैं। तो इंडिया के अंदर में जो पेटेंट्स फाइल करे गए हैं ना, वो तो मतलब कि आपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया कि मुझे इस सामान के ऊपर पेटेंट चाहिए, लेकिन अप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लाखों में हैं, लेकिन जिनको मिला है वो बहुत कम लोग हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे आप देख पाओगे इंडिया के अंदर अगर साल 2000 से लेकर साल 2020 के बीच में 1,94,000 पेटेंट्स अगर फाइल करे गए हैं, तो कितनों को मिला है ये पेटेंट? केवल और केवल 32,416 लोगों को ही पेटेंट मिल पाया है। और जिन्होंने यहाँ पर बाहर विदेश में अप्लाई किया है उनको यहाँ पर लगभग कह सकते हो कि मतलब अगर सपोज़ 1.44 लाख लोगों ने अगर अप्लाई किया है, तो उनमें से केवल 56,810 लोगों को ये पेटेंट मिल पाया है। तो पेटेंट फाइल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिनको मिल पाता है पेटेंट वो बहुत कम लोग हैं, ऐसा आप कह सकते हो। इसी प्रकार से जो सेकेंड वाला चार्ट है वो बोलता है विड्रॉवल रेट। विड्रॉवल रेट मतलब कि बीच में से यहाँ पर लोग विड्रॉ कर लेते हैं, कहते हैं यार अब हमें नहीं लेना पेटेंट वगैरह। तो जो विड्रॉवल रेट है ना, ये
चाइना, यूएस, जापान जैसे देशों में बहुत कम है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री के अंदर में बहुत ज़्यादा है ये विड्रॉवल रेट। फॉर एग्जांपल ये पूरा डेटा यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, इसमें ये दिखाया क्या है, मतलब ये ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन का मतलब क्या है। देखो, ब्राउन का मतलब है विड्रॉ कर लेना, यानी कि पेटेंट बीच से ही विड्रॉ कर लिया गया, या पेटेंट लेना मतलब मना कर दिया कि हाँ हमें नहीं चाहिए, विड्रॉ कर लिया गया। एप्लीकेशन फाइल की थी, बीच में यहाँ पर वापस ले ली गई। और ऑरेंज का मतलब है रिजेक्टेड, बहुत सारे पेटेंट होता है रिजेक्ट हो जाता है कि नहीं भाई आपके सामान के ऊपर पेटेंट नहीं मिल सकता। और ग्रीन का मतलब है ग्रांटेड, यानी कि पेटेंट मिल चुका है। तो अगर यहाँ पे इस सिनेरियो को देखा जाए तो इसमें यहाँ पे इंडिया एक ऐसा देश आ रहा है, इंडिया, जर्मनी और ब्राज़ील, ये 3 कंट्रीज़ ऐसे देश आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेटेंट विड्रॉ करे गए हैं। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पेटेंट विड्रॉ करे गए क्योंकि ऊपर ब्राउन कलर का जो है इसका मतलब है विड्रॉ करे जा रहे हैं। फिर उसके बाद में इंडिया और जर्मनी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा पेटेंट को विड्रॉ किया है। विड्रॉ करने के बाद में रिजेक्टेड के बारे में अगर हम लोग देखें तो चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेटेंट रिजेक्ट होते हैं, और चाइना के साथ साथ यूएस में भी सबसे ज़्यादा पेटेंट रिजेक्ट हुए हैं। और ग्रांटेड की अगर हम लोग बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेटेंट दिए गए हैं तो उसके अंदर आप देख पाओगे रशिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, इंडिया भी है, फिर उसके बाद में इधर कनाडा है ना, और इधर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ये सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर बहुत सारे जो पेटेंट्स हैं वो ग्रांट भी करे गए हैं। अब रिजेक्टेड के मामले में इंडिया को देखोगे तो रिजेक्ट यहाँ पर बहुत कम है, विड्रॉज अच्छे खासे हो रहे हैं, और उसके बाद में ग्रांट भी यहाँ पर काफ़ी सारे करे गए हैं पेटेंट्स, ऐसा ये दिखाया गया है। तो ये यहाँ पर रेट बताया जा रहा है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। थर्ड वाला चार्ट क्या दिखाता है इसको समझते हैं। थर्ड वाला चार्ट दिखाता है स्लोइंग प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब ये चार्ट ये बोलता है कि अगर मान लो पेटेंट के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो उसमें जो समय लग रहा है वो बहुत समय लग रहा है। पहला बार जो एक्शन आएगा, पहला जो फर्स्ट ऑफिस का एक्शन होगा वो 4.8 मंथ में दिखाई पड़ता है भारत के अंदर में, और फिर उसके बाद में लगभग 58 महीने लग जाते हैं, पूरा 58 महीने लग जा रहे हैं। ध्यान रखना 58 मंथ लग जा रहे हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर में फाइनल तरीके से पेटेंट देने के अंदर में। तो एक बहुत कह सकते हो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्लोएस्ट प्रोसेस है, जबकि दूसरे देशों के अंदर इतना ज़्यादा स्लो प्रोसेस नहीं है। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखो, जैसे ये येलो और रेड कलर क्या दर्शाता है। येलो और रेड कलर दर्शाता है कि मतलब देखो पहला ऑफिस एक्शन पहली बार में है, और ये येलो दर्शाता है फाइनल ऑफिस एक्शन, यानी कि फाइनल तरीके से कितने समय में यहाँ पर ये जो पेटेंट है वो दिया जाता है, कितना समय लगता है पेटेंट को प्रोसेस होने में। तो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो 25.4 मंथ लग जा रहे हैं प्रोसेस होने में। जापान में 15 मंथ लग जा रहे हैं, साउथ कोरिया में 15.8, चाइना में 20, उसके बाद में यूएसए में 20 महीने लग जाते हैं, और इंडिया में 58 मंथ लग जाते हैं प्रोसेस होने में एक पेटेंट को। तो प्रोसेसिंग की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद में ये वाला चार्ट जो है ये भी चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है मैन पावर शॉर्टेज की, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर जो बिगड़ रही है ना उसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके पीछे का रीज़न है ये पेटेंट ऑफिस। अगर मान लो पेटेंट ऑफिस बहुत सारे हैं, बहुत सारे वर्कर्स आपके पास में, तो काम भी जल्दी जल्दी होगा, लेकिन ऑफिस ही 1-2 हैं, उसमें वर्कर्स भी बहुत ही कम हैं, 2-4 वर्कर्स हैं, तो पेटेंट लेने वाले बहुत सारे और रजिस्ट्रेशन में जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत कम, तो कहाँ से जल्दी जल्दी यहाँ पर एक काम हो पाएगा। वही केस यहाँ पर इंडिया के अंदर में है। इंडिया के अंदर में जो पेटेंट ऑफिस के अंदर में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत कम है, बहुत कम। आप यूएस और चाइना से कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम है, क्योंकि आप देखोगे ये जो पिंक कलर है ना, पिंक कलर का मतलब है चाइना, और इधर पर्पल कलर का मतलब है यूएस, और ऑरेंज कलर का दिखाया गया है इंडिया को, ठीक है, ऑरेंज कलर से इंडिया को डिपिक्ट करा गया है। तो 2014 में आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं पेटेंट ऑफिस के अंदर में वो सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर में है, सेकंड नंबर पर यूएस है, और थर्ड नंबर पर इंडिया है। इंडिया में बहुत ही कम वर्कर्स हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर में मैन पावर बहुत कम है। 2015 में आप देखोगे अगेन चाइना यूएस आगे हैं भारत से, 2016 में, 2017, 18, 19, और ऐसे यहाँ पर आप 2020 में देख सकते हो। 2020 में चाइना तो बहुत ही आगे पहुँच चुका है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, 13-14 हज़ार के आसपास पहुँच चुके हैं। यूएस को काफ़ी पीछे छोड़ दिया यहाँ पर इस मैन पावर वाली कैटेगरी के अंदर में, और इंडिया अभी यहाँ पर काफ़ी पीछे है। तो हमें थोड़ा सा मैन पावर बढ़ाना होगा ताकि हम ये जो एप्लीकेशंस आ रही हैं इनकी प्रोसेसिंग जल्दी कर सकें, जल्दी जल्दी यहाँ पर जो ये पेटेंट्स है वो दिया जा सके। क्लियर हो गया। तो ये जो पूरा चार्ट है ना, प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसको मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, पीडीएफ्स आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो।
ना दोस्तों आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल रेलिवेंट है और आज का जो मेंस का क्वेश्चन आपका होगा ना वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होगा, ध्यान रखना। और यहीं पर इसी आर्टिकल पर आज हम लोग अपने वीडियो को समाप्त भी करेंगे। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है? ओनली हाफ ऑफ PMJDY इंश्योरेंस क्लेम्स सेटल्ड इन 2 ईयर्स। अब देखो बात क्या हो रही है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक योजना के बारे में चर्चा की जा रही है, PMJDY। इसका मतलब है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना का मेन मकसद क्या है कि इंडिया के अंदर में जितने भी एडल्ट्स हैं सबके पास में बैंक अकाउंट हो, है ना। ये इसका एक मेन मकसद है। बैंक अकाउंट होल्डर्स की संख्या को बढ़ाने के ऊपर ये प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना काम करता है। अब होता क्या है, ये केवल बैंक अकाउंट को बढ़ावा देने के लिए नहीं, इंश्योरेंस को भी देने का काम करता है। किसी का को मान लो कि एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट के ऊपर यहाँ पर जो इंश्योरेंस वगैरह है वो भी यहाँ पर ये योजना प्रोवाइड करवाती है। तो बोला ये गया है पिछले 2 सालों के अंदर में जो इंश्योरेंस यहाँ पर फाइल करे गए हैं उन इंश्योरेंस में से बहुत ही कम इंश्योरेंस है जहाँ पर वो क्लेम हो पाया है, मतलब क्लेम सेटल हो पाया है, उनको इंश्योरेंस का पैसा मिल गया है। बहुत कम ऐसे इंश्योरेंस देखने को मिलेंगे। तो जैसे 2021-22 और 2022-23 को अगर आप देखोगे तो 2021-22 में जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो क्लेम्स फाइल करे गए थे वो 341 थे इस योजना के तहत, है ना। और ऐसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि 2022-23 में 306 के आसपास थे। इसमें से सेटल कितने हुए? तो इसमें से सेटल हुए हैं 2021-22 में केवल 182 सेटल हुए थे और 2022-23 में केवल 147 यानी 147 सेटल हुए थे। कई सारे क्लेम्स रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं। तो वही यहाँ पर एग्जैक्टली बोला गया कि पिछले 2 सालों के अंदर में कह सकते हो कि जितना इंश्योरेंस क्लेम आया है उससे आधे से भी कम जो है इंश्योरेंस सेटल हो पाया है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाली बात है इस योजना के अंदर में। बहुत कम इंश्योरेंस अभी तक सेटल हुए हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। तो इस वजह से यहाँ पे आपने करना क्या है, इस PMJDY के बारे में पढ़ना है। और मैं आपको बता दूँ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें UPSC ने लगातार 2015-16 में क्वेश्चन पूछा था। 2015 में प्रीलिम्स में पूछा था और 2016 में मेंस में पूछ लिया था। तो मैं आज आपको प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और जो मेंस का क्वेश्चन है वो UPSC का ही है, तो उसको अटेम्प्ट करना। लेकिन उससे पहले समझ लो ये PMJDY क्या है, एग्जैक्टली कैसे काम करता है। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ पिछले 2 साल में कितने इंश्योरेंस कम हो गए या कितने इंश्योरेंस क्लेम हुए, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वो तो बस खाली एक न्यूज़ है जिसके बेसिस पर आपके पास में बैकग्राउंड डेटा कलेक्शन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनेगा। ये तो बस खाली एक कारण पता चल गया कि हाँ ये योजना इस वजह से न्यूज़ में थी, अब न्यूज़ में थी इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है। समझ गए? चलो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कि एग्जैक्टली ये क्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक नेशनल मिशन है फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये वर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस योजना का मेन काम है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है वो भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब यह है सभी लोगों को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाना, चाहे वो गरीब हो उस तक यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो पहुँच सकें। आगे मैं और डिटेल्स एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये जो ये जो योजना चलाई गई है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। इसका मेन काम क्या है? फाइनेंशियल सर्विस जैसे कि बैंकिंग, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस सभी लोगों को अफोर्डेबल वे में देना। बहुत सस्ते दाम में बैंक अकाउंट खुल जाना, बहुत सस्ते दाम में उनको उधार मिल जाना, सस्ते दाम में इंश्योरेंस हो जाना। तो ये सारा काम यहाँ पर इस योजना का करने का काम है। अब ये जो योजना है ना प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कब हुई? जब यहाँ पर देखने को मिला कि कोविड-19 आया। कोविड-19 में काफ़ी सारे लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया, है ना, थोड़ा सपोर्ट दिया गया, पैसा दिया गया। और उसके बाद में सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देती है, आपको पता होगा, है ना। सरकार यहाँ पे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा देती है। उसके बाद में PM किसान चलाया गया जहाँ पे किसानों के लिए कुछ अमाउंट दिया जाता है। फिर MG नरेगा स्कीम चलाया गया जहाँ पे अगेन बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ पर पैसों का सपोर्ट किया जा रहा है जनता को, उसमें बैंक अकाउंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चाहे इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा वो भी आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो उसके लिए बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और PMJDY का मेन काम क्या था? बैंक अकाउंट को बढ़ाना। इस योजना का मेन काम यही है कि भारत के अंदर रहता हुआ हर एक एडल्ट जो 18+ है, हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो। और PMJDY ने ये काम बेहतरीन तरीके से किया है क्योंकि पिछले कुछ समय में बैंक अकाउंट बढ़ते हुए नजर आए। ये योजना बहुत पुरानी है, पिछले साल इसको 8 साल हो चुके थे योजना को। मैंने पिछले साल आपको पढ़ाया था, पिछले साल अगस्त में 8 साल हो चुके थे। तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पर जो बैंक अकाउंट्स हैं लोगों के वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। एडल्ट्स के पास में पहले बैंक अकाउंट्स इतने नहीं हुआ करते थे, आज बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं, वो सब यहाँ पर इस योजना के तहत इसको बढ़ावा मिल रहा है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस मेन योजना का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जो पैसा है,
पैसों से संबंधित सर्विसेज हैं वो बिल्कुल अफोर्डेबल वे में सभी लोगों तक पहुंच सकें, हम टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है उसको यहाँ पर बढ़ावा दे सकें। तो इस स्कीम के जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो क्या है? सबसे पहला बैंकिंग द अनबैंक्ड, यानी कई सारी पॉपुलेशन ऐसी है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनका बैंक अकाउंट ओपन करवाना, बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना। और उसके लिए लोग सोचते हैं यार बहुत सारा पेपर वर्क होगा, है ना, बहुत मुश्किल होगा बैंक अकाउंट खोलना, तो उसको कम कर दिया गया है। बहुत कम पेपर वर्क करना पड़ेगा, जो नो योर कस्टमर की पॉलिसीज़ है बहुत कम आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, और उसके बेसिस पर आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ज़ीरो बैलेंस वाला, ज़ीरो चार्जेस वाला, तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के ऊपर मेन मकसद है यहाँ पर इस PMJDY योजना का। दूसरा यहाँ पे इंश्योरेंस देने का काम करता है। कोई एक्सीडेंट हो गया है तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर आप लोगों ने करवाया तो उसका यहाँ पे कवरेज मिल जाता है 2 लाख रुपए तक का। फिर तीसरा यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वह है फंडिंग द अनफंड, यानी जो दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, माइक्रो इंश्योरेंस, उसके बाद में यहाँ पर माइक्रो पेंशन, माइक्रो क्रेडिट, तो इन सबको भी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए जो ये योजना है वो आज के समय में काम करती है। तो कहने का मतलब ये योजना है, इसका मेन मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ अब मैं आपको समझाता हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन कर सकते हो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि जो भी हमारे देश के अंदर में वीकर सेक्शन है, बहुत कमज़ोर लोग हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, उनको अफोर्डेबल वे में, कितना अफोर्डेबल वे में, बहुत सस्ते दाम में कह सकते हो, सपोर्ट मिल जाए। उन तक हम लोग सस्ते दाम में उधार पहुंचा दें, सस्ते दाम में उनको सारी फाइनेंशियल सर्विस मिल जाए, उसी को हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, कि उन तक भी पैसा पहुंचे, हर व्यक्ति यहाँ पर इस फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में आ सके। ठीक है। और इंडिया जैसी जो डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। देश की आज़ादी जब से हुई है ना, तब से लगातार सरकार के एफर्ट्स हैं, है ना, सभी के एफर्ट्स यहाँ पर यह है कि हम अपने देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर ये फाइनेंस वाली जो सर्विस है वो मिल सके, चाहे वो लो इनकम वाला ग्रुप हो, खासकर जो हमारा वीकर सेक्शन है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर तबका है, उसको हम थोड़ा सा टच कर सकें, उनको यहाँ पर ये फाइनेंशियल सर्विस दे सकें, उनको पैसों का सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसको लेकर ये PMJDY काम करती है। अब बात यहाँ पर यह है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर एक तो योजना ये हो गई PMJDY, ये तो आपको पता चल गया। इसके अलावा दूसरे और कोई इनिशिएटिव हैं? हाँ, जैसे डिजिटल आइडेंटिटी, आधार, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, फिर उसके बाद में एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, उसके बाद में यहाँ पर ये जो बस इतने ही हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5, ये जो 5 अलग इनिशिएटिव्स हैं, इन इनिशिएटिव्स का मकसद भी क्या है? हम अपने देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें, जो वीकर सेक्शंस है वहाँ तक फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करवा सकें, जैसा यहाँ पर PMJDY ने किया है। अब आप कहोगे मतलब इसके ऊपर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, मतलब कुछ काम का है क्या? देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। UPSC ने साल 2015 में क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन कितना सिंपल था, अगर कोई भी इस योजना को पढ़ सकता था, अगर पढ़ा होगा तो आराम से यहाँ पर इस क्वेश्चन को हैंडल कर लिया होगा। 2015 में क्वेश्चन ये था, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY, इसको लॉन्च किया गया है किस लिए? ऑप्शन ए, जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते दाम में, बहुत कम ब्याज में हाउसिंग लोन देना, लोन प्रोवाइड करवाना ताकि वो घर ले सकें। सेकंड बोलता है ये योजना इसलिए है ताकि जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हम प्रमोट कर सकें बैकवर्ड एरियाज़ में। या फिर ऑप्शन सी बोलता है यह योजना इसलिए है कि हम अपने देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकें। फिर उसके बाद में चौथा स्टेटमेंट बोलता है ये योजना इसलिए है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनकी हम लोग पैसों वाली जो मदद है वो कर सकें। तो कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। तो ये जो टर्म है इस वजह से यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया है। नाउ अब बात करते हैं कि जो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, इसका अचीवमेंट क्या है, मतलब क्या क्या इसने अचीव कर लिया पिछले कुछ समय में, वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी आप मेंस का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। ध्यान से बस खाली चीज़ों को सुनते हुए चलना। हम बात करने वाले हैं अचीवमेंट्स ऑफ द स्कीम के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, इसका अचीवमेंट सबसे पहला यही है कि डिजिटल बैंकिंग की तरफ हम ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फोकस जो है अब काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ चुका है। हर एक घर के अंदर में कहीं ना कहीं हर एक घर में किसी ना किसी व्यक्ति का जो एडल्ट है उसका बैंक अकाउंट आज के समय में देखने को मिलेगा। एक समय था जब यहाँ पर उसके पास में बैंक अकाउंट नहीं हुआ करता था, खासकर रूरल एरियाज़ में, गांव के एरियाज़ में आप देख पाओगे हर एक घर में किसी का, ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जिनका बैंक अकाउंट नहीं हुआ करता था। बट आज के समय में आप कह सकते हो बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी भी हैं कई सारे लोग, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उनके पास में बैंक अकाउंट ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर हो गया।
और बैंक अकाउंट खुलने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल कर दिया गया है। पहले बहुत सारी नो योर कस्टमर की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो भरनी पड़ती थी, केवाईसी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो भरनी पड़ती थी। अब उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, बहुत आसान कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर उसके बाद में इससे क्या हुआ है, सबसे दूसरा जो इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा, इसका मतलब क्या है, जैसे ही लॉकडाउन लग गया था ना, कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था 2020 में, तो जब जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के लगने के बाद में लगभग 20 करोड़ के आसपास जो महिलाएं हैं उनको कंपनसेशन के तौर पर एक सपोर्ट दिया गया उनके बैंक अकाउंट में, वो भी यहाँ पर इसी बैंक अकाउंट की हेल्प से दिया गया था। तो ये जो PMJDY अकाउंट्स खुलवाए गए हैं ना, ये जो अकाउंट्स हैं कह सकते हो ये हमारे देश भर में 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप देखोगे मार्च 2015 से अगस्त 2022 तक का यहाँ पर ये जो पूरा सफ़र देखोगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हुई है। लगभग 2015 में 14 या 15 करोड़ के आसपास लोगों के पास में ये बैंक अकाउंट्स हुआ करते थे, PMJDY अकाउंट्स हुआ करते थे। लेकिन अगस्त 2022 में नहीं, पिछले साल अगस्त की बात की जा रही है, ये जो नंबर है ये लगभग 46 करोड़ तक पहुंच गया था। तो 14 करोड़ से लगभग 46 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनके पास में बैंक अकाउंट्स हो गए हैं। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है कि जो ये टोटल अकाउंट्स जितने भी खुले हैं ना, इसमें अच्छी बात यह है, ऐसा नहीं कि अकाउंट खोल के लोगों ने बंद कर दिया मतलब या फिर चला ही नहीं रहे हैं। जो ये 46 करोड़ अकाउंट खुले हैं ना, इसमें से 37 करोड़ अकाउंट्स अभी भी ऑपरेटिव है, काम कर रहे हैं, यानी 81% अकाउंट्स ऑपरेटिव है जिसका यूज़ यहाँ पे लोग रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस पर्टिकुलर योजना की। फिर उसके बाद में इस योजना का एक और मकसद यहाँ पर देखने को मिला, मतलब इसका एक और दूसरा अचीवमेंट देखने को मिला। अभी हम अचीवमेंट डिस्कस कर रहे हैं। एक अचीवमेंट ये था लीकेज को प्रिवेंट करना। अब होता यहाँ पर यह है कि सरकार पहले क्या करती थी, पैसा दिया करती थी लोगों को, है ना। अब वो जो पैसा मिलता था वो पैसा यहाँ पर खा लिया जाता था मंत्रियों के थ्रू। अब क्या है, डायरेक्टली ये जो PM जनधन अकाउंट्स हैं, इन अकाउंट्स में अगर किसी का अकाउंट खुला है और वो अगर डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अंदर में आ रहा है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसको मिलता है, यानी कि उसके डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा आता है, कोई लीकेज नहीं है। मतलब कि किसी दूसरे को पहले, मतलब ऐसा होता था ना पहले कि किसी जो आपके एरिया का यहाँ पर मुखिया है उसके अकाउंट में आएगा, फिर वो यहाँ पर वो पैसा ट्रांसफ़र करेगा, वैसा यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। अब सीधा यहाँ पर गवर्नमेंट की साइड से आपके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको मिलता है, ठीक है। और वो यहाँ पर PM जनधन अकाउंट की वजह से, तो यानी कि जो पहले लीकेज हुआ करता था वो यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन है ये बहुत आराम से चलता है, स्मूथली काम कर रहा है ना। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो अलग अलग बॉडीज़ है, दैट इज़ NPCI, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, बैंक्स हो गए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हो गई, वो सब यहाँ पर इंश्योर कर रही हैं कि समय पर लोगों के अकाउंट में जो पैसा है वो पहुँच जाए, जो यहाँ पर जिस स्कीम के बेनिफिट्स के तौर पर आ रहे हैं। और इन सब चीज़ों से हुआ यह है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी असर हुआ है। तो एक और अचीवमेंट यहाँ पर इस योजना का यह है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ते हुए नजर आए हैं। जो टोटल नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं ये आप देखोगे 2016 में लगभग 978 करोड़ के आसपास ट्रांजैक्शंस हुए थे, और ये 2021-22 में ये ट्रांजैक्शन बढ़कर 7,195 हो चुके हैं, 7,195। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो UPI है उसका यूज़ कर रहे हैं लोग। UPI में जो आप कह सकते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। 2016-17 में जो ये ट्रांजैक्शंस हुए थे आप कह सकते हो 1.79 करोड़ के आसपास हुए थे बस। ये मैं ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ, ये इतने रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं है, इतनी बार पैसा इधर उधर किया गया है, और वो पैसा कितना किया गया होगा एक बार में वो अलग बात है। तो 2016 में ये 1.79 करोड़ के आसपास UPI का ट्रांजैक्शन हुआ था, जबकि 2021-22 में ये ट्रांजैक्शन 4,596 करोड़ का पहुंच चुका है। ये रुपीज़ नहीं है, ये इतने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, आपका ये कहना है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन से लगातार UPI का यूज़ बढ़ चुका है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ चुके हैं, तो डिजिटाइजेशन में बहुत सारे जो यहाँ पर फ़ायदे हैं वो कहीं ना कहीं PMJDY की साइड से देखने को मिले हैं। क्लियर हो गया। अब 2015 का जो सवाल था UPSC का वो आपने कर लिया है। अब UPSC का मेंस का सवाल आपको अटेम्प्ट करना है। आज का मेंस का क्वेश्चन है, 2015 में UPSC ने ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था इसको समझते हैं। देखो ज़रूर से लिखना है इसका आंसर, क्योंकि ये UPSC का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैंने अच्छी तरीके से क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन ये बोलता है प्रधानमंत्री जनधन योजना, अब PMJDY क्या ये आप समझ गए। देखो बोला जा रहा है कि ये जो योजना है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है, किस लिए, अनबैंक टू द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस करने के लिए, यानी कि जो खासकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, है ना, उनके पास में यहाँ पर इस प्रकार का
जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है वो प्रोवाइड करवाया जाए। जिनके पास में बैंक अकाउंट नहीं है उनको यहाँ पर ये बैंक की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए, इस बीच में जो गैप था ना, इस गैप को भरने के लिए ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप इससे अग्री कर सकते हो कि जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है गरीब लोगों का, उसके लिए स्कीम सही है? क्या आप अग्री कर सकते हो कि जिनके पास में बैंक अकाउंट नहीं है उनके पास में बैंक अकाउंट प्रोवाइड करवाया जाए, उसके लिए ये योजना चलाई गई थी, ये सही है? तो इससे अग्री करते हुए आपको समझाना है और अपने आर्गूमेंट्स देने हैं अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, मैं आपको एक बार हिंदी में भी रीड करके बता देता हूँ। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक रहित लोगों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए, जिनके पास में बैंक अकाउंट नहीं है उनको बैंक अकाउंट प्रोवाइड करवाने के लिए आवश्यक है। क्या आप भारतीय समाज के गरीब तबके के वित्तीय समावेश के लिए इससे सहमत हैं? ठीक है, क्या यहाँ पे मतलब जो इंडियन सोसाइटी में जो पुअर सेक्शन है उसको यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाने के लिए क्या ये जो चीज़ है ये सही की गई है? क्या आप इससे सहमत हैं? फिर साथ ही साथ में अपने मत की जो पुष्टि है उसके लिए यहाँ पे आपको तर्क देना है। आपने यहाँ पे जो अपने ओपिनियन है वो बताने, अपने आर्गूमेंट्स बताने हैं, समझाना है कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये सही है या गलत है। जैसा भी आप यहाँ पर बता सकते हो। 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना। टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना है। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। आंसर को जब सबमिट करोगे तो उसके साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। आई होप गाइज आपको मज़ा आ चुका होगा। इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना है आज। ठीक है, और जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अच्छा, एक छोटा सा आर्टिकल और है यार, उसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं। एक आर्टिकल ये है, यहाँ पर बात की गई है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर दिया था इको सेंसिटिव जोन को लेकर उसको मॉडिफाई कर लिया है। देखो केरला के अंदर में ना एक बवाल चला था। पहले बात तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट इको सेंसिटिव जोन को लेकर एक ऑर्डर लेकर आया। इस सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि हमारे देश में जो भी नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, है ना, तो जो भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सपोज़ ये है, तो इसके आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया होगा ना, आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया होगा उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने से क्या होगा, यहाँ पर आप ना ही कोई एक्टिविटी कर सकते हो, ना ही प्रोजेक्ट लगा सकते हो, कोई काम आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो केरला में बहुत प्रोटेस्ट हुए। केरला सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी हो गई कि यहाँ पर ये जो आपने कदम उठाया है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि केरला में कई सारे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और अगर मान लो एक नेशनल पार्क है उसके आसपास का 1 किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो इससे बहुत नुकसान होगा केरला को। तो क्या नुकसान होगा वैसे? तो केरला ने ये बोला कि सर ये देखो, नेशनल पार्क के आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया है ना, हमारे यहाँ पे खास बात यह है कि उसी 1 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनका जीवन व्यतीत हो रहा है वहाँ पर, वो लोग वहीं पर कमा खा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, उनके घर यहाँ पर बने हुए हैं, तो हम उनको कैसे हटा सकते हैं? ठीक है, उनको कैसे हटाया जा सकता है? सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती कि 1 किलोमीटर के एरिया से लोगों को हटा दे पूरी तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पूरे जो डिसीजन है ना इसको मॉडिफाई कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, जो हमारा ये डिसीजन था कि हम एक चाहते हैं कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास 1 किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर होना चाहिए, अब हम उसको चेंज कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ये इको सेंसिटिव जोन है वो देश में यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। हम समझते हैं ये बात, यूनिफॉर्म मतलब, क्योंकि आपने कहीं और का देख के आपको ये आइडिया आया होगा कि भाई इस एरिया में खास है, इस एरिया का सपोज यहाँ पे नेशनल पार्क के आसपास 1 किलोमीटर का एरिया खाली होगा, तो आपने उसको देखा, आपके पास में आइडिया आया। लेकिन देश में दूसरी जगह पर कुछ और सिचुएशन हो सकती है, तो इन्होंने यही बोला कि जो इको सेंसिटिव जोन है वो यूनिफॉर्म नहीं रह सकता, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, कहीं पर बड़ा हो सकता है, कहीं पर छोटा हो सकता है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो 1 किलोमीटर का एरिया किसी और स्टेट्स के अंदर में हो गया है, वहाँ पे अगर खाली है तो ठीक है, आप जोन डिक्लेयर कर दो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं होगा डेवलपमेंट, वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं लगाएगा। इससे ओवरऑल मकसद यही है कि हम अंदर जो नेशनल पार्क के अंदर जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी सुरक्षा कर सके, उनको बचा सके, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, गाँव पूरा बसा पड़ा है, लोगों के घर हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहीं पर जो भी उग रहा है उसको यहाँ पर बेच रहे हैं, उससे यहाँ पर ज़िंदगी चल रही है, उनका क्या किया जाएगा? तो इसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन जो है उसको मॉडिफाई कर लिया है। उन्होंने बोला है कि देखो, इको सेंसिटिव जोन जो है यह यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, हर जगह पर एक जैसा नहीं हो सकता, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर इसको चेंज किया जा सकता है। समझ गए? क्लियर हो गया? चलो
अब मैं आपको थोड़ा सा इको सेंसिटिव जोन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा देता हूँ। इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। देखो इको सेंसिटिव जोन जो होता है ना, जब भी हम किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको डिक्लेयर करने का पर्पस बस खाली यही होगा कि उसके अंदर का जो एरिया है, जंगल है, जानवर है, हम उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं। क्योंकि जिस भी एरिया को अगर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाए वहाँ पर आप खुला कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोई खनन करना हो नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है ना। पोल्यूशन नहीं कर सकते, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, टूरिज्म एक्टिविटी नहीं कर सकते, हॉट एयर बलून नहीं उड़ा सकते, कोई कूड़ा करकट नहीं किया जा सकता, है ना। ये यहाँ पर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं रेगुलेटेड, जिसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। पेड़ नहीं काट सकते, होटल्स नहीं बना सकते, रिजॉर्ट्स नहीं बना सकते, है ना। इलेक्ट्रिक केबल नहीं बिछा सकते। अगर करना है तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि ये सारी रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। फिर आती हैं कुछ परमिटेड एक्टिविटीज़। परमिटेड एक्टिविटीज़ के अंदर में जैसे आप ये काम कर सकते हो इको सेंसिटिव जोन में। तो इको सेंसिटिव जोन में क्या काम किए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ अपना एग्रीकल्चर किया जा सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। फार्मिंग भी ऐसी हो जहाँ पर कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ ना हो रहा हो, है ना। ग्रीन टेक्नोलॉजी को आपको यूज़ करना होगा, तो ये काम आप कर सकते हो। ये परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं। तो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का इंपॉर्टेंस क्या होता है। इंपॉर्टेंस यही है कि देखो हम चाहते हैं कि उस एरिया के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कम से कम पड़े, है ना। डेवलपमेंट कम से कम होगा तो ऑब्वियसली बात है उस एरिया में नुकसान कम से कम होगा। इससे हम क्या कर सकेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन कर सकेंगे। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है उसी एरिया में जो जानवर रह रहे हैं हम उसकी सुरक्षा कर सकेंगे, ठीक है। और जानवरों को इंसान से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि उस एरिया को यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके आसपास के एरिया को तो वहाँ पे लोग जाएंगे ही नहीं, तो जानवर के साथ में कांटेक्ट भी नहीं होगा। तो इससे जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएगा। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में मानव और जानवर के संघर्ष में कई बार मानव मार दिए जाते हैं, कई बार जानवर मर जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर कम हो जाएंगी। तो उसको लेकर ये जो डिसीजन है वो पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। बट अभी यहाँ पर इस डिसीजन को मॉडिफाई कर दिया है, बोल दिया है कि देखो सभी जगह पर एक जैसा नहीं हो सकता है कहीं पर 1 किलोमीटर के दायरे में कई सारे लोग रह रहे हो, पूरा गाँव बसा हो, तो वहाँ पर एक जैसा काम नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए। चलो फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभी छत्तीसगढ़ के अंदर में जो दंतेवाड़ा है ना, ये आर्टिकल यार मुझे पहले कवर करना चाहिए था, शायद मैं भूल गया हूँ। मैंने हाईलाइट किया था, ये हाईलाइट गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर जो दंतेवाड़ा है वहाँ पर एक मॉइस्ट अटैक देखने को मिला है, नक्सलवाद अटैक देखने को मिला है। उस नक्सलवाद अटैक में हमारे 10 जवान शहीद हो चुके हैं। ये अटैक आप देख पाओगे किस प्रकार से किया गया है। पूरा एक गड्ढा बन गया है इस ब्लास्ट में। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में कल की बात है, ये ब्लास्ट हुआ है जिसके चक्कर में पूरा का पूरा एक गड्ढा बन चुका है। 10 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं इस पूरे के पूरे नक्सलवाद अटैक में। और पिछले 2 सालों में ये दूसरा सबसे बड़ा अटैक है। इससे पहले सुकमा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, आपको याद आ रहा होगा। सुकमा डिस्ट्रिक्ट में भी कई सारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे ऐसे ही नक्सलवादियों से लड़ते लड़ते। और अभी यहाँ पर ये दूसरा आप कह सकते हो कि पिछले 2 सालों में दूसरा एक सबसे बड़ा अटैक यहाँ पर नज़र आ रहा है। नाउ उसके बाद में 1-2 छोटे छोटे आर्टिकल और दिए गए हैं इस न्यूज़पेपर के अंदर, वो आपके काम के नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है सूडान से लोगों को निकाल लिया गया है। तो आपको पता है सूडान से लगभग 360 इंडियंस अभी भारत पहुँच चुके हैं और उनको ऑपरेशन कावेरी के तहत जो है सूडान से निकाला गया है। अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यूपीएससी ने 2012 में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये जो पूरा का पूरा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से एक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर यहाँ पर ये बेस्ड है। वही यहाँ पर ये सारी की सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर मेंशन करता है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।